हेलो हाय एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस अंकिता श्रीवास्तव में स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ा। उसी क्रम में आज हम कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में ही बहुवर्णीय शर्करा का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बहुवर्णीय शर्करा में सेलुलोज का अध्ययन कर लिया था। सेलुलोज के विषय में हमने आपको बताया था कि यह अनाजों के छिलके, फलों, साग सब्जियों से प्राप्त होता है, जो कि कब्ज से पीड़ित लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसका कारण यह है कि बड़ी आंत की सफाई के लिए सेलुलोज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें मूली, अंजीर, शरीफा, कीवी, रेशेदार फलों से, सब्जियों से प्राप्त होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्टार्च। स्टार्च भी बहुवर्णीय शर्करा है। ये हमें अनाजों से प्राप्त होता है। अनाज जब ताप, एंजाइम और अम्ल के संपर्क में आते हैं तो उसके जो स्टार्च होते हैं वो डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित हो जाते हैं, और डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित होने के कारण ही जब ये डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित हो जाते हैं तो डेक्स्ट्रीन में जब ये परिवर्तित हो जाते हैं तो माल्टोज में परिवर्तित हो जाते हैं, और माल्टोज से फिर ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं। माल्टोज के विषय में हमने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। माल्टोज क्या है? माल्टोज द्विअणीय शर्करा है। ठीक है, तो स्टार्च के विषय में हम पढ़ रहे थे। फिर गर्म पानी में अनाज का घुल जाना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिलेटिनाइजेशन प्रक्रिया कहते हैं। ये प्रश्न किया गया प्रश्न है, आपके बीए में भी आया था। बीए जो को कैरिकुलम है, अनिवार्य प्रश्न पत्र है, उसमें आया था कि जब अनाज गर्म पानी में घुल जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जिलेटिनाइजेशन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका देखिए हमने यहाँ कुछ इस तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है। जब स्टार्च आप लेते हैं, जब अनाज आप खाते हैं, जब आपके मुंह में जाता है तो टाइलिन निकलता है। टाइलिन कहाँ से निकलेगा? तो टाइलिन निकलेगा हमारे लार्वा से निकलेगा, लार से निकलेगा, वो डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित हो जाता है। फिर वही डेक्स्ट्रीन, ये सेलिवा आप लिखा है, आप सोच रहे होंगे मैम ये क्या लिखे? इन सेलिवा, सेलिवा मतलब लार होता है। ठीक है, जो ये टाइलिन है ये लार से, हमारे जो लार होते हैं, जैसे ही मुंह में आप भोजन का निवाला डालते हैं, देखिए मुंह से लार निकल के खाने में मिल जाता है ना, तो वही जब मिलता है तो कलर देखेंगे आप खाने का बदल जाता है, वही रोटी परिवर्तित हो जाएगा। तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और स्टार्च को एमाइलेज एंजाइम, जो कि एंजाइम होता है, छोटी आंत में निकलता है, इसमें से किस में परिवर्तित हो जाता है? डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित हो जाता है, और यही डेक्स्ट्रीन फिर किस में परिवर्तित हो जाता है? माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। माल्टोज, माल्टेज डाइजेस्टिव एंजाइम होता है माल्टेज, उसमें फिर माल्टेज एंजाइम जो होता है माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक, अगला है डेक्स्ट्रीन। कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट अगला है हमारा डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन क्या है? अनाज का आंच पे जाने पर ब्राउन होने की प्रक्रिया डेक्स्ट्रिनाइजेशन प्रक्रिया कहलाता है। आप जब रोटी बनाते हैं तो देखिए हल्का ब्राउन होता है। प्रश्न किया जाता है कि जब हम रोटी सेकते हैं तो उसका भूरापन हो जाना क्या कहलाता है? तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रिनाइजेशन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, लार के संपर्क में आने पर अनाज के अणु डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे अनाज रोटी में मीठापन आ जाता है। वैसे जैसे आप रोटी, सूखी रोटी ही मुंह में डालेंगे ना, तो जब आके लार उसमें मिल जाती है तो वही रोटी मीठी लगने लगती। किसके कारण लगती थी? ये डेक्स्ट्रीन के कारण लगने लगती है। ठीक है, अंकुरित अनाजों से डेक्स्ट्रीन की प्राप्ति होती है। हमें अंकुरित अनाज जो होते हैं उनसे भी डेक्स्ट्रीन की प्राप्ति होती है। फिर हमारा है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में क्या है? बहुवर्णीय शर्करा है। ग्लाइकोजन की प्राप्ति केवल जंतु जगत से होती है। अब आपको याद आया होगा, ग्लाइकोजन के विषय में हमने आपको बताया हुआ है। जब आप ग्लूकोज लेते हैं और आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है
तो शेष ग्लूकोज, जितना तो आपने काम किया उतना खर्चा हो गया, वो तो अलग की बात हो गई। लेकिन अगर आपने आज ज़्यादा ले लिया है और वो बच गया, तो हमारे शरीर में वही ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हो करके हमारे यकृत और मांसपेशियों में एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं ग्लाइकोजन क्या है। ग्लाइकोजन की प्राप्ति केवल जंतु जगत से होती है, वनस्पति जगत से ग्लाइकोजन हमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, तो उसका कारण आप जानते हैं कि ग्लाइकोजन क्या है। जब ग्लूकोज अधिक हो जाता है तो हमारे शरीर में वो रह जाता है। तो ये यही प्रक्रिया होती रहती है, जो कि हम इसी कारण से हमें ये जंतु जगत से प्राप्त होता है, जबकि वनस्पति जगत से प्राप्त नहीं होता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का संग्रह है जो यकृत तथा मांसपेशियों में संग्रहित होता है। ये अभी हमने आपको बताया, देखिए अभी हमने बताया ना, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो ग्लाइकोजन में संग्रह हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। और कहाँ कहाँ, यकृत में और मांसपेशियों में। ये भी क्वेश्चन किया जाता है आपसे कि ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है, तो सब यकृत में होता है, फिर इसके बाद हमारी मांसपेशियों में होता है। ठीक है, ग्लूकोज, जब ग्लूकोज हमारे रक्त में अधिक हो जाती है, मतलब ग्लूकोज की हमारे रक्त में अधिकता हो जाती है, तो वह ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जब ग्लाइकोजन की मात्रा, जैसे जब हमारे शरीर में आप व्रत रख लिए, व्रत में निराजल व्रत है, आपने ग्लूकोज कुछ नहीं लिया, तो भी देखिए आप उस दिन कार्य कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, आपने अतिरिक्त तो ग्लूकोज लिया नहीं, आपको चाहिए था आपने नहीं लिया, लेकिन आपने जो पहले ले रखा था ग्लूकोज, वो आपके शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में है। तो वही ग्लाइकोजन जब आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज के रूप में ये ग्लाइकोजन परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास एक्स्ट्रा पैसा था, जैसे आपने एक दिन 1000 रुपये कमाया और 500 रुपये खर्चा कर दिया, 500 रुपये बच गया। अब बचा हुआ पैसा आप फेंक तो नहीं देंगे ना, स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट डे क्या हुआ, आपने 1 भी रुपया नहीं पाया। जब आप 1 रुपया नहीं पाए तो आप क्या करेंगे, अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप भूखे रह जाएंगे या फैमिली मेम्बर को भूखे रख देंगे, ऐसा तो है नहीं। आपने जो 500 रुपये बचत करके रखी है उसी रुपए को खर्च करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। सेम वही प्रोसेस है। ग्लूकोज जब हमारे शरीर में अधिक हो जाता है, हमने कहा 1000 रुपये था, 500 खर्चा किया, 500 बच गया। वैसे ही ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई तो हमने जितना हमको ज़रूरत था हमने खर्चा किया, शेष जो हमारे शरीर में बच गया वो हमारा बॉडी इकट्ठा कर लेता है ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट डे जब भी आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो वही ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि आपको एनर्जी मिलती है और आप कार्य कर पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन यूजफुल होगा। नेक्स्ट हमारा है पेक्टिन। पेक्टिन न शरीर में पाचन होता है पेक्टिन का, और ना ही इसका कोई भोजन में रोल होता है। यह पके फलों के गुदा से हमें प्राप्त होते हैं, परंतु डायरिया जब हो जाता है तो उसके उपचार में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। जैम जेली में पेक्टिन टेस्ट होता है। जैम जेली का जब जमाव बिंदु ज्ञात करना होता है तो वहाँ हमें पेक्टिन टेस्ट करके अगर कम होती है तो पेक्टिन को बाह्य रूप से मिलाना पड़ता है। ठीक है, जैम जेली जब पढ़ाएंगे हम आपको तो उसमें बताएंगे। तो पेक्टिन हमें कहाँ से मिलता है, तो जो फल के गुदा होता है उससे प्राप्त होता है। हेमीसेलुलोज क्या है, सेलुलोज के समान ही होता है, यह भी बहुअणुवी शर्करा है, पॉलीसैकेराइड होता है, कुछ ग्लूकोज के समान होता है, थोड़ा और कठोर रूप होता है। ठीक है, इस तरह से आज हमारा ये कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ाएंगे, इसकी प्राप्ति के स्रोत, इसके कार्य और कितने हमें हर अवस्थाओं में कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपको समझ में आया कि नहीं, आपको वीडियो कैसा लगा, यूजफुल है कि नहीं, हमको कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।